हेलो एवरीवन। अब प्रीलिम्स हो चुका है और जितने भी बच्चों को मेंस देना है उनका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। ये वीडियो स्पेशली और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको मेंस देना है, उनके पास केवल 2 महीने बचे हैं। वैसे तो एसए की तैयारी भी साथ साथ शुरुआत में कर देनी चाहिए, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोग एसए को हमेशा थोड़ा सा इग्नोर करते हैं क्योंकि पहले वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोचिंग्स, ऑप्शनल इन सब में लगते हैं। जिन्होंने एसए की तैयारी कभी नहीं की है या फिर जिनको एसए आता है लेकिन वो अपना नंबर इंप्रूव करना चाहते हैं और जो थोड़ी थोड़ी बारीकियां एसए की हैं, वो इस वीडियो में आपको एसए से रिलेटेड हर चीज कंप्लीटली पता लग जाएगी। बहुत ही छोटा वीडियो होगा लेकिन आपको पता हर चीज लगेगी, आपको अगर जीरो आइडिया है तो भी। इस वीडियो में मैंने क्या क्या डिस्कस करूंगा, इस वीडियो में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा जीएस वर्सेस एसए कि जीएस की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, एसए की स्ट्रैटेजी टॉपर्स की डिफरेंट होती है। वो क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। यूपीएससी का एग्जैक्ट एसए का सिलेबस क्या है हम वो भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आप रैंडमली कुछ नहीं लिख सकते हैं, यूपीएससी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। फिर हाउ टू चूज एसए की यूपीएससी के जो एसए का पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों सेक्शन में 4-4 पेपर होते हैं, तो दोनों में से आपको एक एक एसए जो चूज करना है वो कैसे करना है। उसके बाद है 90 मिनट्स की टॉपर्स की स्ट्रेटजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें काफी गलती करते हैं, टाइम मैनेजमेंट एसए जैसी चीज में भी नहीं कर पाते हैं, बाद में आप रिग्रेट करें, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये देखना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस की सेक्शन ए और सेक्शन बी का सीक्वेंस आपको सेम रखना है क्या, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12 डायमेंशंस, क्योंकि हर बार जो हम पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं, आपने बहुत सुना होगा ऐसे पेस्टल अप्रोच, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, टेम्पोरल, सेक्टोरल, जितनी भी अप्रोचेज हैं। एग्जाम में कई बार इंसान स्टूडेंट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कौन सी अप्रोच से लिखें, इसी में उसका टाइम खराब हो जाता है। इसलिए ये जो 12 डायमेंशंस हैं ये इस तरीके से बताई जाएंगी कि कोई भी ऐसे हो आप उस पर बिना सोचे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 12 डायमेंशंस हैं जितनी भी अप्रोचेज हैं उन सबको इंक्लूड करके बनाई गई हैं। ठीक है। उसके बाद आइडियल एसे फॉर्मेट, आइडियल कि एक अच्छा, एक बेस्ट एसे, क्योंकि जब हम बेस्ट सोचेंगे तभी हम बेटर से बेस्ट की तरफ जाएंगे। तो आइडियल एसे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पेजेस का डिवीजन, कि अगर आपको 12 पेजेस का एसे लिखना है तो कितने पेज में क्या, वो डिवीजन इस वीडियो में बताऊंगा। और एक लास्ट में एक एसे ट्रूथ नोज नो कलर जो लास्ट ईयर आया था 2025 में, मैं थोड़ा बहुत उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जीएस और एसए में डिफरेंस। देखो यहाँ 2-3 बातें लिखी है मैंने। जीएस और एसए दोनों ही 3 घंटे के होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जीएस में आपको बहुत ज़्यादा लिखना है 4000 वर्ड्स, जबकि एसए में लिखना है केवल 2000 वर्ड्स। यानी कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। जितने भी टॉपर्स हैं, मैं हूँ, जितने भी लोग हैं, हम सब एसए में हमें सबको पता होना चाहिए पहले कि यहाँ पे टाइम सफिशिएंट मिलेगा। जैसे कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि एथिक्स में आपको टाइम कम मिलेगा, यानी कि एथिक्स के पेपर में आपको पहले मिनट से ही तेज लिखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रीलिम्स में आप ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं। प्रीलिम्स में ऑलरेडी आपने चाहे कितना भी ब्लेम किया हो, और कुछ हद तक आपका ब्लेम सही भी है, लेकिन जो टॉपर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि अगेन कितनी भी अनसर्टेनिटीज यूपीएससी दोबारा दे सकती है। यूपीएससी कई बार नंबर ऑफ पेजेस कॉपी में एक ही एसे के लिए कई बार 14 पेजेस, 15 पेजेस, कई बार 12 पेजेस। तो कोई भी अनसर्टेनिटी के लिए अगर आप रेडी हैं, मुझे लगता है तभी एग्जाम होना चाहिए। तो आपको पहले से अभी फिलहाल ये पता है, लेकिन एक चीज, एक सलाह, एक रिक्वेस्ट मेरी है कि आप पहले से सोच के मत जाइए। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही एसे, ऐसा होगा नहीं, बट मुझे लगता है यूपीएससी के मेंस के लिए आप अभी से रेडी हो जाइए कि आपको जीएस 1, 2, 3, 4 में कितने भी क्वेश्चंस वो चेंज कर सकते हैं, नंबर का स्कोर, जो स्कोर अलोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप प्लीज अनसर्टेन चीजों के लिए अगर माइंड में पहले से प्रिपेयर होकर जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, हमें अपना बेस्ट देना है। ठीक है। यहां से एक बात पता लगती है कि सबसे पहले कि आपको टाइम क्रंच तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मार्क्स, जीएस में आप कितनी भी मेहनत कर लें, ज्यादातर जितने भी जीएस 1, 2, 3, 4 है, मार्क्स 60 से 110 के अराउंड एवरेज लोगों के, लेकिन एसए में 120 से 160, यानी यहाँ पे आप बहुत ज्यादा, जैसे कई स्टूडेंट्स हैं बहुत सारा जीएस 3 में मेहनत कर रहे हैं, जीएस 1 में मेहनत कर रहे हैं, पर एसए को इग्नोर कर रहे हैं। अब पॉइंट ये, फोकस, जीएस पे बच्चों का फोकस बहुत ज्यादा होता है, एसए पे फोकस कम होता है। ठीक है, क्योंकि प्री में भी जीएस ही चलता है। और इसी पर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने जीएस पढ़ लिया, ऑप्शनल पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। अब जो हम इन सारी चीजों को कंबाइन करके अगर एक साथ डालेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नॉर्मल अगर है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एसए में। मेरे ख्याल से आपको पहले से रेडी होना चाहिए ये सब बातें। दूसरा, यूपीएससी का एसए का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लीज ये देखते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट यूपीएससी सिलेबस फॉर एसए, और मैंने यहाँ पे लिखा है 5 रिक्वायरमेंट्स हैं एसए की, यानी कि यूपीएससी ने बहुत ही स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया है कि यूपीएससी को कौन सी 5 रिक्वायरमेंट्स हैं आपके एसए में। नंबर 1, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, नंबर 1। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली, नंबर 2, टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, टू अरेंज देयर आइडियाज इन
orderly fashion, number 3, and to write concisely, number 4, credit will be given for effective and exact expression, number 5। ठीक है, अब ये ऐसे का सिलेबस जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, नहीं नोटिस किया, अब ये 5 चीजें हैं। नंबर 1, अगर मैं बोलता हूँ मल्टीपल टॉपिक्स दिए जाएंगे। नंबर 2, क्लोजली टू द सब्जेक्ट यानी रेलिवेंट होना चाहिए। नंबर 3, ऑर्डरली फैशन में लिखना चाहिए यानी फ्लो होना चाहिए आपकी राइटिंग में। कंसाइज होना चाहिए यानी कि क्रिस्प होना चाहिए, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहनी आनी चाहिए। और इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन यानी कि वाइज सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब हम एक एक चीज़ देखते हैं, इन पांचों को हम कैसे समझते हैं। अब जो यूपीएससी ने मल्टीपल दिया है, इससे 3 इशू आते हैं। नंबर 1, ऐसे को चूज करना है, कैसे चूज करें, ऐसे का सीक्वेंस किस सीक्वेंस में लिखें, और ऐसे शुरू से फास्ट लिखना है। मैं आपको बताऊंगा कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसे में बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसे में बहुत टाइम नहीं मिलता, और कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ऐसे बहुत स्लो लिखते हैं अच्छा लिखने के चक्कर में, और लास्ट में उनके पास सेकंड ऐसे में टाइम नहीं बचता है। इसीलिए ऐसे के लिए जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, FMB, फास्ट, मोर एंड बेटर, और दूसरा 90 मिनट्स की स्ट्रैटेजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे को बहुत ही क्लोज रखना है टू द टॉपिक, जो भी आप लिखोगे वो टू द टॉपिक रहेगा, यानी कि हर चीज रेलिवेंट होनी चाहिए, हर पॉइंट जो आपने लिखा है वो रेलिवेंट हो। ऑर्डर यानी कि एक ऑर्डरली फैशन में हो, एक फ्लो हो, ऐसे रैंडमनेस कम हो। कंसाइज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपका एस्से, भाई आपने हमेशा सुना होगा राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल में यूपीएससी का मतलब क्या है? यूपीएससी में राइटिंग स्किल का मतलब होता है जो स्टूडेंट कम शब्दों में, कम कीवर्ड्स का यूज करके जो एक्सप्रेसिव है यानी कंसाइज है और अपनी बात को कहना जानता है। ओके, और लास्ट में इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन अगेन कंसाइज की तरफ भी टिल्ट हो रहा है। तुम्हें जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है दैट शुड बी वेरी वाइज। अब हाउ टू चूज एस्से वाइजली, प्लीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्टेप है, जो आप अगर गलत कर देंगे तो आगे पूरा का पूरा 90 मिनट और 180 मिनट खराब हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन टॉपर्स क्या गलती करते हैं, टॉपर्स क्या समझदारी करते हैं टू चूज दी एस्से। नंबर 1, नॉन टॉपर्स जो होते हैं वो गलती करते हैं, वो यूनिक एस्से ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। यूनिक की जगह पे आपको कॉमन एस्से देखना चाहिए, मैं अभी बताऊंगा क्यों। इसी तरह नॉन टॉपर्स एक गलती करते हैं, वो डिफिकल्ट, वो सोचते हैं अगर हम डिफिकल्ट चूज करेंगे तो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर देंगे। मुझे लगता है ये भी गलत है। आपको केवल ईजी एस्से ढूंढना चाहिए, यानी कि आपको कॉमन और इजी ढूंढना चाहिए, यूनिक और डिफिकल्ट नहीं चूज करना चाहिए। क्योंकि लेटर ऑन जब आप लिखना शुरू करते हैं नॉन टॉपर्स, बाद में उनको पता लगता है उनके पास पॉइंट्स ही नहीं है लिखने के लिए। आपने एंथुजियाज्म में, ओवर एंथुजियाज्म में, इफ यू चूज एनी डिफिकल्ट टॉपिक, एनी यूनिक टॉपिक, तो लेटर ऑन इफ यू फाइंड यू हैव वेरी लेस पॉइंट्स टू राइट अबाउट इट। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको बाद में ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं। अगर ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं तो पहले से केयरफुल होना है कि टॉपिक को चूज कौन सा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। फास्ट, एफएमबी होता है फास्ट, मोर एंड बेटर। इसका क्या मतलब है? आप मेंस के किसी भी पेपर में, जीएस के किसी भी पेपर में फास्ट, मोर एंड बेटर, प्लीज ये गलती तो बिल्कुल मत करिएगा। मैं इतनी बार प्री का जिक्र कर रहा हूं कि आप प्री में ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं, झटका खा चुके हैं, शॉक ले चुके हैं। मेंस में जिनका पहली बार मेंस, उनको तो पक्का शॉक लगेगा अगर वो इस टेक्निक को यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से फास्ट होना है, ठीक है, और सीक्वेंस का कोई भी ध्यान नहीं रखना है। जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता है, क्वेश्चन नंबर अगर 6 आपको नंबर 1 आता है तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर अगर 18 आता है तो फिर 18 लिखिए। इसी तरह एसए में अगर सेक्शन बी में पहले अच्छा आता है तो पहले वो कीजिए। यानी सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, वन थिंग। नंबर 2, इस फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बहुत फास्ट लिखना। फास्ट के बाद एम मतलब मोर पॉइंट्स। आपको मल्टीपल डायमेंशंस, मैक्सिमम डायमेंशंस जितनी आप टच कर सकते हो वो लिखना है। और बेटर, आपको बेटर की तरफ जाना है। बेस्ट अपने आप हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन सारे नहीं होंगे। 90 मिनट्स की जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 ध्यान से सुनना क्या करना है आपको। ये जो फर्स्ट 10 मिनट्स है, इन फर्स्ट 10 मिनट्स में चूज वाइजली। पहले तो ऐसे को फटाफट 10 मिनट के अंदर चूज भी करना है, और फास्ट, नेचुरल, रैंडम ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपको जैसे ही एसए का पेपर मिलेगा, फर्स्ट 10 मिनट्स में आपको चूज भी करना है, और चूज करने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने यहाँ पे 2 बार लिखी है। एक बार लिखी है नेचुरल ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक बार लिखी है फोर्स्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। इन दोनों का क्या मतलब है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है उस एस्से से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कोट्स, एनिक्डोट्स, जो भी कुछ पोएम्स, गीता ने कुछ लिखा है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, आपको जो भी याद आ रहा है उस एस्से से रिलेटेड, फास्ट, रैंडम, नेचुरल, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो आपको एस्से के पीछे पे जो 2-3 रफ पेजेस मिले हुए हैं उनमें केवल कीवर्ड्स लिख दीजिए। पहले 10 मिनट में जितने मैक्सिमम पॉसिबल कीवर्ड्स एस्से से रिलेटेड या नॉन रिलेटेड, शुरुआत में आप फिल्टर मत कीजिए।
शुरुआत में जो भी माइंड में आ रहा है वो सब का सब लिख लीजिए, कीवर्ड्स पीछे 10 मिनट में। नेक्स्ट 10 मिनट्स में अगेन ब्रेन स्टॉर्मिंग है, लेकिन ये वाली ब्रेन स्टॉर्मिंग है फोर्स्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसका क्या मतलब है? पहली वाली मैंने बोला था कि नेचुरली जो माइंड में आया उस ब्रेन में आपके, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है ब्रेन अभी एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिव है, सोच रहा है, बिल्कुल। लेकिन 10 मिनट में ब्रेन कई बार एग्जॉस्ट हो जाता है, वो नेचुरली आने बंद हो जाते हैं। जब नेचुरली आने बंद हो गए कीवर्ड्स एसए से रिलेटेड, अब आप पोस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, यानी कि अब बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचेंगे। तो हमने जो 12 डायमेंशन हम देते हैं, उन 12 डायमेंशन में मैं अभी दिखाऊंगा सीक्वेंस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद अगर मैं आईआर, गवर्नेंस, उसके बाद इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जितनी भी है। अब आप अपने माइंड को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए कि इस एस्से की लाइन का हम हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, हिस्ट्री में भी अगेन एंशियंट, मेडिएवल। तो इस तरीके से अब आप फोर्स्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। मैंने डेलिबरेटली इसको भी 10 मिनट दिया है। एक्चुअली आप अगर पहले से ये तैयार है कि हमें कम टाइम में, तो माइंड थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली काम करेगा। अब जो आपने पहली 10 मिनट और सेकंड 10 मिनट, टोटल 20 मिनट में जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कीवर्ड्स लिखे हैं, अब कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप इन सारे आइडियाज को थोड़ा स्ट्रक्चर करें, थोड़ा, क्योंकि जब थोड़ा स्ट्रक्चर करेंगे तो अब इस वक्त भी आपको नए नए आइडियाज आएंगे, यानी कि इस वक्त भी आपको न्यू आइडियाज भी आते रहेंगे, उनको भी ऐड करते रहिए। और इस स्ट्रक्चर में फटाफट पूरा प्रोसेस बहुत ही फास्ट होना है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, बाहर निकल के फिर बोलोगे ऐसे लंबा था, ये बहुत ही अलग था, बहुत ही फिलोसॉफिकल था, मैं हर बार बोलूंगा कि हर साल यूपीएससी को कुछ ना कुछ टॉपर्स तो मिल ही जाएंगे, जितने उनको चाहिए उतने मिल ही जाएंगे। आपको फिलहाल उनमें आना है। हमें फिलहाल यूपीएससी को जब तक हम चेंज नहीं कर सकते, हमें अपना प्रोटेस्ट वाला पार्ट अलग रखना है, हमें बाकी सारी पार्ट अलग रखना है। अगर हमें अभी हम मेंस दे रहे हैं तो फिलहाल अगर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, फिलहाल हमें ये करना है। और लास्ट में 60 मिनट्स, ये जो 60 मिनट्स हैं, 1 घंटा, अब इसमें बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही पेशेंटली, अच्छी हैंडराइटिंग के साथ, पेशेंटली मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, पेशेंटली का मतलब अच्छी हैंडराइटिंग के साथ, बट अंडरलाइन करके कीवर्ड्स के साथ जितना स्ट्रक्चर किया है दोबारा, यानी कि एक बार ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है और अब 60 मिनट में। अब आप अलग अलग लोगों से अलग अलग सलाह लेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि इसको 45 मिनट में लिखो, कुछ लोग बोलेंगे इसको 70-75 मिनट में लिखो। दोनों ही अप्रोच 100% गलत है, क्योंकि मैं बताता हूँ, जब तक आप ये 3 बार ऐसा काम नहीं करेंगे तब तक चौथी बार में ऐसे, अब आप खुद सोचिए कि एक्चुअली ये वाला जब ऐसे आप फाइनल लिखोगे, तब भी उस टाइम भी आपके दिमाग में न्यू आइडियाज आएंगे। हमारा माइंड धीरे 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 वार्म अप होता है एग्जाम में, धीरे धीरे और आइडियाज आते हैं। इसीलिए मैंने 3 बार अलग अलग आपके माइंड को आर्टिफिशियली 3 बार अलग अलग डायरेक्शन में सोचने के लिए और स्ट्रक्चर के लिए तैयार करने के लिए कह दिया है। क्योंकि एक बार अगर वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना दिया है, यानी कि पहले नेचुरल ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो भी दिमाग में आ रहा है वो सारा लिख दो, फिर जो हमारी 12 डायमेंशंस हैं उस पर फोर्स्ड एक एक डायमेंशन में सारे कीवर्ड्स उस डायमेंशन के हिसाब से लिख दो, फिर जितने भी कीवर्ड्स मिले हैं दोनों में वो सारे स्ट्रक्चर कर लो, और अब फाइनल एस्से लिखो। हर बार आपको फाइनल एस्से लिखते हुए भी न्यू आइडियाज आते रहेंगे, उनको आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट में इसके इधर उधर किया, ये बेस्ट अप्रोच है, एक बार आप अडॉप्ट करके देखिए। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सेक्शन बी भी पहले कर सकते हैं, सेक्शन ए भी। आपको ये याद रखना है कि जो एस्से आपको बेस्ट आता है आपको वो पहले करना है। अब बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 12 डायमेंशन। ऐसी कौन सी 12 डायमेंशन है जो टॉपर्स यूज करते हैं ताकि एग्जाम हॉल में उनको कंफ्यूजन ना हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार जो भी अभी तक आप पढ़ रहे हो एक्चुअली उसमें टाइम लगता है, कंफ्यूजन ये रहता है। अगर कंफ्यूजन ही रहेगा तो क्या फायदा एग्जाम में? एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पूरा एग्जैक्टली फास्ट आना चाहिए। फास्ट पे ही मेरा फोकस ज्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे आप अच्छा ऐसे भी लिख लोगे। ये 12 डायमेंशंस हम किस तरीके से देते हैं और किस तरीके से स्टूडेंट को फायदा होता है। पिछले साल भी बहुत सारे टॉपर्स जिनके स्कोर, इस बार के स्कोर में 126, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, भूमि जैन 126, एक लड़का टॉपर नहीं बना है, उसके 130s में नंबर है, शायद अनुराग। पॉइंट ये है, ऐसे में नंबर लाने के लिए जब एग्जाम उस टाइम पे ऑन द स्पॉट आपको काम करना है। ऑन द स्पॉट में अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सी अप्रोच नहीं, वो सारी अप्रोच करके एक ही जगह पे माइंड केवल एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। आप समझते हैं? हमने इनको जो जीएस के मेंस के पेपर होते हैं, ओके, तो जीएस के मेंस के पेपर है, हमने उस तरीके से अरेंज कर रखा है। कैसे? सबसे पहले तो नंबर है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, कीवर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम, एनेक्डोट्स, कोट्स। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, पोएम, प्रोज, जो भी कुछ है, प्रोवर्ब्स, ईडियम्स, जो भी आपको याद आ रहा है इससे रिलेटेड। मुझे याद है मेरे टाइम में ऐसे आया था, क्विक एंड स्टडी विंस द रेस, और मैंने शुरू किया था कि प्रोवर्बियल स्टोरी ऑफ टॉर्टोइज एंड रैबिट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो पॉइंट ये है
कि आपको उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट याद आ रहे हैं उसमें आप डायमेंशन में उससे रिलेटेड एंटोनिम सिनोनिम भी बहुत काम आते हैं बाद में, तो इसलिए आप लिख लो। GS1 पेपर में 3 जो मेजर एरियाज हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। एक्चुअली अगर ये दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर तो भी आपको PDF इसमें मिल जाएगी, ठीक है। PDF के लिए कमेंट कर दो अगर या फिर 7900447900 पे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आपको ये वाली PDF मिल जाएगी कि कौन सी 12 डायमेंशन अगर ध्यान से दिख नहीं रहा है, पर ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि आपको अब हिस्ट्री में 6 पार्ट्स हैं, एंशियंट, मेडिएवल, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो अब आपको कोई एस्से मिला, आपको एस्से मिला ट्रूथ नोज नो कलर, तो ट्रूथ नोज नो कलर, ट्रूथ से रिलेटेड और कलर से रिलेटेड। कलर का क्या मतलब है यहाँ पे, ये एस्से था लास्ट ईयर, यहाँ पे कलर का मतलब हो सकता है कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, एज, यानी ट्रूथ जो है डिफरेंट एज के लिए भी सेम है, ट्रूथ जो है डिफरेंट कास्ट के लिए भी सेम है, डिफरेंट रिलीजन के लिए भी, डिफरेंट कंट्रीज के लिए भी, डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए भी, कोई भी कलर से ट्रूथ चेंज नहीं होता है, ये इस एस्से का मतलब है, ठीक है। तो अब आपको अपना एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, ऐसा कोई एग्जाम्पल था एंशियंट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ था, या मेडिएवल में ऐसा कुछ था, अकबर के टाइम में या मुगल के टाइम में ऐसा कुछ था कि ट्रूथ नोज नो कलर, या फिर मॉडर्न टाइम में गांधी, मंडेला, नेल्सन मंडेला, इन सब में कुछ ऐसा था, ट्रूथ का और रेस का कोई रिलेशन, कलर का कोई रिलेशन। खुद सोचिए, इस तरीके से फोर्स्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसी तरह ज्योग्राफी मैं ये करके भी दिखाऊंगा, जब मैं ये जितनी भी एसेज में कराऊंगा ना, उन सारे एसेज में सारी डायमेंशंस फिट होंगी, एंड यू विल बी सरप्राइज कि कितना आसान है एसे लिखना। ज्योग्राफी में माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन, डेजर्ट, सीजन एंड रेन, मैंने बस 5-6 एरिया लिखे हैं। जो भी एसे है ट्रुथ का, यही वाला एसे फिलहाल हम ले रहे हैं, और मैंने कहा है कोई भी एसे कर लोगे तो इन डायमेंशन में फिट हो जाएगा। एक चीज और है, इन 12 डायमेंशन में भी आपको अटकना नहीं है, जो डायमेंशन में आपको जो कीवर्ड याद आ रहा है वो फटाफट फिट कीजिए। आप पहले डायमेंशंस लिख लीजिए लेफ्ट हैंड पे, और अगर जो भी कीवर्ड आपको याद आ रहा है अचानक से 7th डायमेंशन का, तो वो तुरंत उसमें लिख लीजिए कीवर्ड। सोसाइटी, तो ये GS1 के 3 पेपर हैं सोसाइटी में, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली, कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कास्ट, वल्नरेबल ग्रुप में फीमेल, डिसेबल्ड, ओल्ड एज। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना, ध्यान इस पे देना है कि क्या आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है। GS2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी और गवर्नेंस का मतलब ये तो चलो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब पॉलिटी में पॉलिटिकल लीडर्स, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी, इनकी स्पीच से रिलेटेड, मन की बात से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर उस एसे से रिलेटेड हो रही है, पॉलिटी। कोई भी पुराने लीडर, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, या फिर पॉलिटिकल लीडर किसी और कंट्री के भी, तो पॉलिटी में जब आएगा तो लीडर भी और पॉलिटिकल, कोई एक्ट, कोई आर्टिकल, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड। गवर्नेंस में भी इसी तरह सिमिलर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है जो फेमस, चाहे वो अशोक खेमका हो, चाहे वो कोई भी सीनियर फेमस IAS, IPS, IRS में से कोई भी हो, अगर उनका कोई एग्जाम्पल आप डालोगे, यानी आपका, मैंने सोचने का एक फ्रेमवर्क दे दिया है, पॉलिटी और गवर्नेंस, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन। फिर IR, इंटरनेशनल रिलेशन, उनमें कोई फॉरेन पॉलिसी, बायलैटरल रिलेशन, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, और जो यूनाइटेड नेशन, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, सॉफ्ट पावर, और कोई ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इनसे रिलेटेड अगर आप कुछ भी फिट कर सकते हैं, अभी हम फिट करने की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट GS3 में इकोनॉमी, साइंस और एनवायरनमेंट। इकोनॉमी में भाई GDP, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये सब। एक चीज याद रखना, इकोनॉमी में बिजनेस पर्सनैलिटी भी, जैसे एलन मस्क ने अभी फर्स्ट ट्रिलियन ये बनाया, ट्रिलियन। पॉइंट ये है, जितनी भी बिजनेस पर्सनैलिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल अंबानी या फिर टाटा, एलन मस्क, इनके बारे में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं। साइंस एंड टेक, इसमें IT, AI का जिक्र अपने आंसर में मुझे लगता है करना चाहिए आपको। डिफेंस, जो अभी डिफेंस रिलेटेड हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ईरान का भी वॉर चल रहा है, यानी कि आप अगर बहुत ही लेटेस्ट चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक, नैनोटेक, ये तो आपको पता है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में भी चलो बायोडाइवर्सिटी, ये सब, चेंज, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, और SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब आप ये देखिए, चाहे विजन 2030 हो, चाहे विजन 2047 हो, चाहे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, उन सब में भी आप, ये सब भी आराम से इस डायमेंशन में सारे फिट हो रहे हैं। नेक्स्ट GS4 में एथिकल डायमेंशंस, जैसे कि कोई थ्योरी अगर आपको पता है, कोई फिलोसोफर पता है, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब के बारे में अगर कुछ लिखना है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में लिखना है, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल्स, ये आप लिख सकते हैं। ये 12 डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 10th नंबर पे करंट अफेयर्स एग्जाम्पल्स। हर एस्से में हमने
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है ये आपको मिस नहीं करनी चाहिए और ये आपको हैबिट होनी चाहिए कि किस तरीके से करंट अफेयर्स के लेटेस्ट एग्जाम्पल भी टच करने हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट जनरली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको दिया कि मेरे टाइम में एक ऐसे आया था, क्विक एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन मैंने उसको काउंटर किया ओपनिंग लाइन में कि द प्रोवर्बियल स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टॉर्टोइज, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको काउंटर करना है और काउंटर होता है, 99% ऐसे काउंटर होते हैं, तो काउंटर जरूर करना है इसको आपको, ये ऑप्शनल नहीं है, ये नॉन निगोशिएबल है, इस काउंटर व्यू जरूर लिखना है। इसी तरह ओपनिंग लाइन में मेरे टाइम में एक क्वेश्चन था एथिक्स में कि डज एवरीवन नीड हैप्पीनेस, मैंने लिखा था नो एवरीवन डज नॉट नीड हैप्पीनेस, और उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था शायद मैसोचिस्ट, जो मैसोचिस्ट होते हैं वो अपने आप को कोड़े मारते हैं, पेन देते हैं, यानी कि उन लोगों को खुद की हैप्पीनेस उतनी नहीं चाहिए। एक बार आप अगर काउंटर कर देंगे तो एग्जामिनर को लगता है कि ये क्वेश्चन को काउंटर 90% बच्चे नहीं करते, जो करते हैं वो टॉपर बनते हैं। तो काउंटर इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आपको बोलेंगे एक पेज में काउंटर करो, पर मुझे लगता है अगर कर सकते हो तो 2 पेज में करो, क्योंकि एक पेज में कितना काउंटर करोगे, अगर 2 पैराग्राफ लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, तो उससे काम नहीं चल पाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ तो लॉजिकल एग्जाम्पल्स 3-4 दोगे ना कि ये एग्जाम्पल, ये ऐसे 100% करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। लास्ट में कंक्लूजन, बैलेंस्ड अप्रोच, फॉरवर्ड लुकिंग, पॉजिटिव विद सॉल्यूशन, ये तो आपको मेंस के उससे आता ही है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कनेक्टर्स। कनेक्टर्स तो बहुत ईजी है। कनेक्टर्स का मतलब है एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ, ये तो सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं, मैंने पीडीएफ में दे दिए हैं, बहुत सारे दे दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कई बार लगाओ हाउ एवर, मोर ओवर, whereas, still, yet, perhaps, on the other hand, on the one hand, इस तरह के वो लगा के कनेक्टर्स, besides this, moving forward, इस तरह के कीवर्ड्स लगा के आपको 1 पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ मूव करना है। देखो ओपिनियन और व्यूज तो आपको देने हैं, बट फैक्ट्स देने हैं ज़्यादा। ये इसका क्या मतलब है, ज़्यादातर जो बच्चे जो नॉन टॉपर्स हैं वो ये देके आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इट शुड बी सपोर्टेड बाई द फैक्ट्स, इट शुड बी कोरोबोरेटेड बाई फैक्ट्स। अगर आपने कोई भी चीज़ बोली, मुझे लगता है अगर वो इस तरीके से राइटिंग स्किल होगी अगर आपकी, कि फैक्ट्स को इंक्लूड करते हुए आप अगर कोई ओपिनियन दोगे शॉर्ट में, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपने केवल व्यूज़ दे दिए विदाउट एनी ओपिनियन, विदाउट एनी फैक्ट, तो वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, उतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा आइडियल एसे फॉर्मेट। आइडियल का मतलब ही क्या है, आइडियल का मतलब है ये बेस्ट है, अगर ऐसा हो जाएगा तो बेस्ट है, एग्जाम में प्लस माइनस होगा, पर अभी आपके माइंड में होना चाहिए क्या, 1 लाइन में 6 वर्ड्स, एक लाइन में 6 वर्ड्स, तो अभी आप देख सकते हो, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इन सब में प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस वन। एक लाइन में आइडियली आपको 6 वर्ड्स लिखने चाहिए, बट प्लस माइनस वन का मतलब है 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, पर 5 से कम मत लिखिए और 7 से ज़्यादा मत लिखिए। आइडियल है 6। दूसरा है 1 पैराग्राफ। 1 पैराग्राफ में लिखा मैंने 5 लाइन्स, एक पैराग्राफ में 5 लाइन्स होनी चाहिए, बट प्लस माइनस वन, यानी कि 4 भी हो सकती हैं लाइंस और 6 भी हो सकती हैं लाइंस, बस 6 से ज़्यादा मत कीजिए, 4 से कम मत कीजिए। एसए की बात कर रहा हूँ, जीएस में अलग है। जीएस में जब मैं आपको पॉइंट्स बोलता हूँ तो उस टाइम पे मैं बोलता हूँ 2 या 3 लाइंस एक पॉइंट के लिए, 2 या 3, यहाँ पे 4 तक जाएगा, 4 से 6। जीएस में है 2 to 3 लाइंस मैक्सिमम, एसए में है 4 to 6 लाइंस। फिर है 1 पेज, एक पेज में कितने पैराग्राफ, आइडियली एक पेज में 3 पैराग्राफ आने चाहिए, 3 पैराग्राफ्स, लेकिन प्लस माइनस 1, 2 और 4 हो सकता है, बट आइडियली 3 अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। और एक एस्से में कितने पेज होने चाहिए, एक एस्से में 12 पेजेस का एस्से लिखना चाहिए। कुछ लोग आपको बोलेंगे 10, मुझे ऐसा लगता है 12 इज द आइडियल नंबर। प्लस माइनस 1 में 11 से कम मत लिखिए, कुछ तो लॉजिकल कुछ तो सॉलिड लगना चाहिए। और मैक्सिमम 13। अगेन यूपीएससी की जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट QCA भी आती है, उसमें वो हर बार गेम खेलते हैं, ट्रैप में लेते हैं, ट्रैप में बड़े आराम से लेते हैं हर बार वो। अब अगर तुम्हें वो 20 पेज दे दें फर्स्ट सेक्शन के लिए, वो 20 दे दें सेक्शन 2 के लिए, फिर आप बोलोगे सर इन्होंने तो फिर अनसर्टेन कर दिया, इन्होंने 20 दिए तो मैंने 20 भर दिए। अरे भाई 20 भरोगे तो फिर नेक्स्ट के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो तुम्हें पहले से फिक्स होना है। बहुत ही अनसर्टेन, मतलब मैं ये बात इतना ज़्यादा तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ तैयार करने की, क्योंकि कॉपी का साइज भी चेंज हो सकता है, तो भी यू शुड बी। अगर तुम किसी भी अनसर्टेन चीज़ के लिए परेशान हो जाते हो एग्जाम में, मुझे लगता है वो एक ऐसी क्वालिटी है जो वो भी चेक की जा रही है। तो कुछ भी होगा वो सबके लिए होगा, तो अनसर्टेनिटी में जो भी नया आएगा चीज़ वो सबके लिए होगी। तो पहले ही आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर भी कर रहा हूँ दोनों चीज़ों के लिए, कि एक तो अनसर्टेनिटी के लिए भी तैयार रहिए, और जो आपको पता है उसके लिए भी, कि भैया हमें 12 पेज तो भरने हैं रफली, अदरवाइज 11 से 13 बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो 10 में कर सकते हो, लेकिन हाँ 13 से ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि दूसरा एस्से भी करना है। कुछ बच्चे पूछते हैं जो कोट्स आपको याद होती है वो एज इट इज़ लिखनी है, नो बिल्कुल नहीं।
जो आपकी खुद की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एज इट इज कोट्स याद नहीं रहेंगी। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑथर को भी याद रखना है क्या? नो, याद रहेगा ही नहीं, इतने कोट्स और इतने ऑथर याद रहेंगे ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, इंपॉर्टेंट आपको याद है, पोएम प्रोज जो याद है वो लिख सकते हो, पर प्लीज अपनी लैंग्वेज में लिख लो तो भी बहुत है। फिर डेलिब्रेट इन्फ्यूज, डेलिब्रेट इन्फ्यूजन का मतलब है प्री और मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल डिफरेंस है। प्री में आप कुछ भी डेलिब्रेटली नहीं कर सकते हो, मेंस में आप डेलिब्रेटली कर सकते हो। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप सोच के जाओगे गांधी लिखना ही लिखना है, डेलिब्रेटली गांधी का जिक्र करना है, इन्फ्यूज करना है, डेलिब्रेटली कलाम के बारे में जिक्र करना है, डेलिब्रेटली अब्राहम लिंकन के बारे में जिक्र करना है, कोई ना कोई पॉइंट, चाहे करेज से रिलेटेड, ट्रूथफुलनेस से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, कोई ना कोई मिल जाएगा कि आप कुछ ना कुछ करोगे। तो ये इतने अच्छे पॉइंट्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं कि ये आप सोच के जाओगे तो आपका अच्छा ऐसे आएगा जाएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्या? देखो, आप गवर्नमेंट की स्कीम को अगर क्रिटिसाइज करना है, पहली बात माइल्ड वे में, माइल्ड का मतलब है वाइज सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, और ऐसा क्रिटिसिज्म लगना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, माइल्ड है, और वो कोई थर्ड पार्टी कर रही है, आप नहीं कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्टी, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू दिस थिंकर, अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू अपोजिशन पार्टी, तो आपने अपनी बात कह भी दी, उनको एग्जामिनर को लग भी गया कि आपको क्रिटिसिज्म भी करना आता है, माइल्ड वे में करना आता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना आता है, और किसी और का नाम लेके करना आता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस रखने हैं, बहुत लंबे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं रखने हैं। आप सोचते हैं वो इंप्रेस होंगे, वो इंप्रेस बहुत ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस से नहीं होते हैं। फिर रिपीटिशन बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, नो रिपीटिशन। अंडरलाइन जरूर करना चाहिए। और अब बात आती है हैंड राइटिंग और राइटिंग स्किल की। हैंड राइटिंग एसए में अच्छी होनी चाहिए, जीएस में भी अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट मैं तो कहूँगा सुंदर भी होनी चाहिए, बट अगर सुंदर नहीं है तो एटलीस्ट रीडेबल होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ी जाएगी नंबर नहीं मिलेंगे। तो हैंड राइटिंग 100% अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, राइटिंग स्किल का क्या मतलब है? राइटिंग स्किल का मतलब है जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो सब राइटिंग स्किल का पार्ट है। राइटिंग स्किल में अगर आप अच्छे कीवर्ड्स, अच्छे एग्जाम्पल्स, कम शब्दों में ज़्यादा बातें कह पा रहे हो और मल्टीपल डायमेंशन टच कर पा रहे हो, तो वो अच्छी राइटिंग स्किल मानी जाती है, टाइम के अंदर, विद इन टाइम। जब आप ऐसे लिखते हो तो फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन प्लस ओवरव्यू, इसका क्या मतलब है? अभी हमने बता दिया है कि इंट्रोडक्शन में, अब एक पेज पे आपको बता ही दिया हमने, 3 पैराग्राफ आइडियल हैं। उस 3 पैराग्राफ में हो सकता है पहला जो पैराग्राफ होगा वो कोई कोट हो सकती है, कोई प्रोवर्ब हो सकती है, कोई एनिक्डोट हो सकता है, कोई पोएम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में उस कोट, पोएम, एनिक्डोट को एस्से के वर्ड से कोरिलेट करके एस्टेब्लिश करना है ये रिलेशन कि आप टॉपिक को समझ गए हो, सेकंड पैराग्राफ। और थर्ड पैराग्राफ में ओवरव्यू की अब आप आगे आने वाला जो एस्से है, उस आने वाले एस्से को, आगे आने वाले एस्से को आप किस तरीके से, कौन कौन सी डायमेंशंस को टच करोगे। ये 3 पैराग्राफ हैं। कुछ लोग बोलेंगे आपको कि 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन लिखना है। नो, 100% गलत है, 100%। 1 पेज ही बहुत है, क्योंकि आदमी बोर होने लगता है। मैंने पहले ही बोला नो रिपीटिशन। आपको कम वर्ड्स में ज़्यादा बातें लिखनी है, ठीक है। दूसरा, ओवरव्यू क्यों जरूरी है? ओवरव्यू से आप एग्जामिनर को पहले ही बता रहे हो कि हमें सब कुछ पता है। सोशियोलॉजिकल एंगल भी टच करेंगे हम, पॉलिटिकल एंगल भी टच करेंगे, एनवायरनमेंट का भी, मोरल, एथिकल, सब कुछ करेंगे, और काउंटर व्यू भी देंगे, ठीक है। फिर बॉडी में रफली मैंने लिखे हैं 8 पेजेस, सब कुछ। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन रफली आपको ऐसा करना चाहिए। इसमें आप इस बॉडी में आपको जितनी डायमेंशन हम बताएंगे एस्से में, मैं दोबारा बता रहा हूँ, GS1 में 3 डायमेंशंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। GS2 में मैंने तो यहाँ पे शायद 2 या 3 लिए हैं, एक तो पॉलिटी, गवर्नेंस, और एक IR। GS3 में 3 लिए, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और एनवायरनमेंट। और GS4 में 1 लिए, एथिक्स। और उसके बाद 3 और लिए हैं, एक तो करंट अफेयर्स, एक काउंटर व्यू, और एक कंक्लूजन। ये इतनी में ही आपका ऐसे 100% हो जाए। 10 से 12 पेज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी नॉलेज आपने इकट्ठी की होगी और अभी करोगे। और जो एग्जाम्पल, जो कोड, जो एनिक्डोट्स हम देंगे ना, उनको आप डेलिबरेटली लिख के आ जाना। आपको नंबर नहीं मिले तो बता देना। काउंटर व्यू में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, 2 पेजेस। 1 पेज में काउंटर उतना हो ही नहीं पाएगा, आपको खुद ही लगेगा कि बहुत कम है, हो ही नहीं पाएगा। और कंक्लूजन 1 पेज। कोशिश करना कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में कुछ थोड़ा बहुत रिलेशन हो, और कोशिश करना बीच बीच में एस्से के जो कीवर्ड्स हैं वो इंट्रोडक्शन में भी, बॉडी में भी, काउंटर व्यू में भी कीवर्ड्स। क्योंकि कई बार बच्चे कीवर्ड्स नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं अच्छा आंसर। जैसे ट्रूथ नोज नो कलर, तो ये ट्रूथ और कलर अगर बार बार आ रहा है, एक पेज में एक बार तो आ ही रहा है, प्लीज अगर ये बात आप मानोगे तो भी आपको बहुत नंबर मिलेंगे। अगर आप कीवर्ड मिस कर रहे हैं, ट्रूथ नोज नो कलर अगर ये एस्से है, तो ट्रूथ और कलर और ये रिलेट करते हुए, ये वाला ट्रूथ इस कलर को नहीं जानता है, ठीक है।
जैसे कि मेरिटोक्रेसी, तो ट्रूथ ऑफ मेरिटोक्रेसी डज नॉट नो द कलर ऑफ एज, यानी कि एज के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है टैलेंटेड होगा या नहीं हो। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो कोई रोक ही नहीं सकता है। लास्ट में जो मैंने बोला ट्रूथ नोज नो कलर, यूपीएससी 2025 में आ चुका है। जो जो पीडीएफ आपको 12 डायमेंशन की है, प्लीज़ कोशिश करिए और मेल कर दीजिए ये वाला जो पीडीएफ है अपना ऐसे लिख के इस टॉपिक पे। ऐसे को इग्नोर मत कीजिए, मैं बहुत ही शॉर्ट में रखूंगा जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें टू द पॉइंट प्रिसाइज, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी चीज़, जितनी भी कमियां बाकी कोर्सेज में है, क्या क्या कमियां हैं, वो 1 to 1 आपसे नहीं मिलेंगे। 1 to 1 मिले भी ना, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, सारे बच्चों की प्रॉब्लम अलग है। तो मैं पर्सनली जिन बच्चों का मैंने 300 पहले डिक्लेयर किया, 300 से ज़्यादा मैं नहीं लूंगा किसी कीमत पे। 300 स्टूडेंट्स के लिए मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ इस बार, क्योंकि आने वाले 3 मंथ्स में मैं एसए के अलावा कोई भी और चीज़ मेंस के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यू शुड बी 100% एश्योर्ड कि एसए से रिलेटेड जो भी डाउट है आप मुझे ला सकते हो, मेरे साथ बैठ सकते हो, ऑनलाइन भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। 1 to 1 मेंटरशिप मेरी होगी। दूसरा, कॉपी वैल्यूएशन मैं खुद करूंगा, अकेला करूंगा। तीसरा, जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स भी हैं एसए की, चाहे वो इंग्लिश हो, स्ट्रक्चर हो, हैंडराइटिंग हो, मैं उनके भी तरीके बताऊंगा कि कैसे हैंडल करना है। चौथा, जब बिल्कुल नॉलेज ना हो और टॉपिक इतना डिफिकल्ट हो, और तब कैसे टैकल करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करेंगे। लेकिन प्लीज आप कॉन्फिडेंट रहिए कि एसए में आपको 130 प्लस 140 प्लस तो लाने ही लाने हैं, इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि मैं मात्र 10 लेक्चर्स के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें तो ट्रेन कर ही दूंगा। और जो हम आपको पीडीएफ देंगे एनिक्डोट्स की, कोट्स की, वो इतनी अच्छी होंगी कि मैं उनको सिखाऊंगा आपको कि डेलिबरेटली वो 90% जगह फिट हो सकती है। मतलब हर साल यूपीएससी में टॉपिक रिपीट होते हैं। ट्रूथफुल पे बहुत बार आ चुका है, फॉरेस्ट पे बहुत बार आ चुका है, वुमेन पे बहुत बार आ चुका है। तो अगर हमने कुछ आपको एनिक्डोट्स दे दिए ट्रूथ से रिलेटेड, एनिक्डोट्स दे दिए हैं रेसिज्म से रिलेटेड, तो ट्रूथ ये एनिक्डोट्स दे दिए डेमोक्रेसी से रिलेटेड, तो आपको ये फायदा होगा कि वो आप कहीं भी फिट कर सकते हो। और जो पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, कोशिश करो डेलिबरेटली डालना ही डालना है, गांधी जी डालना ही डालना है। अगर ये करोगे, मोदी जी का एक बार का तो कुछ ना कुछ डालना ही डालना है। अगर ये सोच के जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं तो अपने टाइम में जो जो सोच के, ऐसे बहुत एक्चुअली ईजी है, मेंस बहुत ईजी है प्री से, प्री बहुत टफ है। जो लोग आपको ये नहीं बताते हैं, और मेंस टफ, मेंस में आप अगर थोड़ा भी समझदार हैं, थोड़ा भी वाइज हैं, और थोड़ी भी राइट डायरेक्शन में अगर स्ट्रैटेजी के साथ अगर राइट गाइडेंस में चलेंगे, मुझे आप अपनी कोई 2 कॉपी भी दिखा देंगे और मैं 2 कॉपी में जो आपको बताऊंगा, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ये बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट जस्ट आफ्टर 2 मीटिंग्स, ठीक है। अभी सारे के सारा टेंशन को छोड़ के, और अभी इस महीने आपका फोकस होना चाहिए ऑप्शनल, एसए एंड एथिक्स, इन 3, इस फर्स्ट मंथ में ही, अभी के अभी जून के जो 15 दिन बचे हुए हैं, इन 15 दिनों में भी कोशिश कीजिए अभी, और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। बाकी कोई भी इश्यू है तो आप मुझसे मिल सकते हैं, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।